हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमो बुद्धाय। कोई झगड़ा नहीं, झगड़ों से बच के निकल के ठक से निकल जाता है। छोड़िए। वेल गाइस, जो लास्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था टेंसेस, और टेंसेस में हम आपको पढ़ा रहे थे पास्ट टेंस। और याद करिएगा, जब पास्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि अकेला पास्ट टेंस ही हमारे जीवन का 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर कर लेता है। जी हाँ, अगर आपने गौर फरमाया हो तो जब भी कभी हम किसी से बात करते हैं, आप भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी है या अंग्रेजी है, लेकिन जब भी कभी हम किसी से बात करते तो हमारी बातों का ज़्यादातर हिस्सा इस पास्ट टेंस में ही तो बोला जाता है। स्पोकन पार्ट की अगर बात किया जाए तो स्पोकन पार्ट पर तो इस पास्ट टेंस का एक प्रकार से कब्जा जैसा है, यूँ कहिए। हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक भूमिका है इस पास्ट टेंस की। अच्छा, इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वर्तमान में जो भी कुछ हम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। भाई, बीते हुए समय के अगर हमारे अनुभव ना होते ना तो वर्तमान में हम कुछ भी ना कर पा रहे होते। अब आप एक बात मुझे बताइए, आर यू ऑल मैरिड? अरे अभी कहाँ आप लोग शादीशुदा होंगे, अभी तो आप लोग बड़े खुश नज़र आते हैं। अरे मैं भी खुश नज़र आता हूँ, लेकिन खुश होना और खुश नज़र आना ये दो अलग अलग बातें होती है, समझे। और उम्र के इस दौर तक पहुँचते पहुँचते इंसान इतना अभ्यासरत हो जाता है कि उसको पता है कि ना खुश होते हुए भी कैसे अपने आप को खुश दर्शाना है, समझे। तो मैं खुश नज़र आ रहा हूँ। हाँ, मतलब अरे आप मेरी छोड़ो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप लोग शादीशुदा हैं? आपने मना किया कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन शादियाँ होते हुए तो आप लोगों ने देखा है ना। ये तो पता है कि शादियाँ कैसे होती हैं। मैं भी तो वही समझाना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब भी तो वही है। मैंने यही तो कहा कि वे अनुभव चाहे हमारे खुद के हैं या दूसरों के हैं, लेकिन जो भी कुछ हम वर्तमान में कर रहे हैं या कर पा रहे हैं वो सारा का सारा भूतकाल से, अतीत काल से अनुभव लेकर, एक्सपीरियंसेस लेकर ही तो कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा ज़रा, ये मजाक में मैंने आप लोगों का ध्यान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ खींचना चाहा है, अगर आपके समझ में आया हो तो। ठीक है, जो भी कुछ कर पा रहे हैं हम पास्ट एक्सपीरियंसेस लेकर कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ हम वर्तमान में कर रहे हैं, ये जो इतना संघर्ष, ये जो रातों की नींदें हराम किए हुए हैं, ये जो इतना जहमत उठाए हुए हैं, भाई ये हम कर किस लिए रहे हैं? किस लिए बताइए ज़रा, किस लिए कर रहे हैं? ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये भविष्य की चिंता ना होती ना तो आप लोग यहाँ पर आकर ना बैठे होते। भविष्य की चिंता ना होती तो मैं भी सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होकर बोल ना रहा होता। ये फ्यूचर की चिंता ना होती है तो आप लोग पढ़ाई भी ना कर रहे होते। अरे कोई भी कुछ भी ना कर रहा होता अगर भविष्य की चिंता ना होती। ये सारा का सारा फ्यूचर ही तो है जो इतना संघर्ष हमसे करवा रहा है। ये भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को सुखमय बनाने के लिए तो इतना सारा सब कुछ मेहनत हम करते फिर रहे हैं ना। तो जब सब कुछ भविष्य के लिए ही हो रहा है तो चलिएगा आज हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो गाइस, आर यू ऑल सेट टू लर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? चलिएगा हम आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे बताएंगे। देखिएगा, जब भी कभी आप बात करते हैं उस समय के बारे में जो कि आएगा, आने वाले समय में घटित होने वाली क्रियाओं के बारे में बताने के लिए ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी कभी आप बोलना चाहेंगे कि मैं ऐसा करूँगा, उस समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो चल रहा है, ना उसके बारे में बात करें जो कि जा चुका, हम बात करें जो कि आने वाला है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे कि मैं ऐसा करूँगा, हम ऐसा करेंगे, वे ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, तो भाई ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। यही कहलाता है आपका भविष्यकाल और भविष्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, जब आप लोगों को पता चल ही गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है तो फिर हम इसके वही 4 प्रकार के सेंटेंसेस मतलब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 4 प्रकार के स्टेटमेंट कौन कौन से? इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी कभी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, जब भी कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना? सबसे पहले आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये कोई नई बात भी नहीं है भाई, हर एक टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही तो यूज करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप यूज कर लीजिएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जिस शक्ल में वर्ब या एक्शन है उसको एज इट इज उठा के आपको यूज कर लेना है। फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यूज करना है, राइट।
ये तो हुआ अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब या एक्शन के फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में वही ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अच्छा, अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करिएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद आप वर्ब या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, और लास्ट में फिर वही आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है जी? जब हमारा प्रश्न ही नकारात्मक होता है तो वह कहलाता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करना है। अच्छा, ये सब्जेक्ट और नॉट वाली अगर बात किया जाए तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके इस भाषा में जो है प्रचलन में हैं। सबसे पहले आप क्या यूज़ करिएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, या आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉट के बाद सब्जेक्ट, या मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद लास्ट में वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, राइट। तो ये तो हुए आपके 4 प्रकार के स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट, ये आपको स्वयं पहचानना सीखना ही पड़ेगा अभ्यास कर करके, और ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं इसमें आपको लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सब्जेक्ट वगैरह आप उसको देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जो आपके याद रखने लायक चीज़ है या आपको जो रटना होगा वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर आपने पढ़ लिया है तो ये भी ज़रा मुझे आप लोग ही बता दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाने के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? क्या? विल और शेल। अब ये सवाल भी आप लोग ही बताएं कि विल किसके साथ और शेल किसके साथ हैं, बताइएगा ज़रा। शेल किसके साथ? आई और वी के साथ शेल, ठीक है। और विल किस किसके साथ भाई? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही है आप। आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शेल हेल्पिंग वर्ब, और बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमें थोड़ा सा ज्ञान किताबों से बाहर का भी रखना है ना। ये जो शेल जो है ना वर्तमान समय में ओल्ड फैशन हो चुका, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। शेल का प्रयोग बिल्कुल बंद किया जा चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। भविष्य के लिए केवल और केवल विल ही रह गया है, बल्कि वे पुस्तकें, वे पुरानी पुस्तकें जिन पुस्तकों में आपने पढ़ा आई और वी के साथ शेल, बाकी सभी के साथ विल, उन्हीं पुस्तकों में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो आपको एक विशेष नोट डालकर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि जहाँ पर बात पक्की हो, जहाँ पर बात निश्चित हो, जहाँ पर हमारी बात में दम हो, वहाँ पर हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो भाई एक बात बताओ फिर मुझे, क्या आप लोग कच्ची बातें करते हैं क्या? हैं? अरे बिना दम वाली बातें करते हैं क्या? अनिश्चित बातें करते हैं क्या आप लोग? मैं तो पक्की बात करता हूं। बल्कि मैं तो आपको ये बता दूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अगर उसको कोई गलत ठहरा देता है तो उसके खिलाफ केस कर दीजिए कोर्ट में। वो कोर्ट में आपसे यही पूछेगा कि आई और वी के साथ तो हम विल का यूज़ तब करते हैं जब बात पक्की हो। अरे तो मैं पक्की कह रहा हूँ कि कच्ची कह रहा हूँ, ये तू जाने कि मैं जानूँ? मेरे मुंह से जो निकल गया मैं तो उसको करूंगा ही करूंगा भैया। इंसान जितना पक्के तौर पर अपने बारे में कह सकता उतना दूसरों के बारे में तो कह ही नहीं सकता। तो आई और वी के साथ तो पक्का विल ही आना चाहिए, आता भी है वर्तमान समय में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, पड़ोसी, हाँ पड़ोसन भी हाँ, तो उन सब के साथ जो है हम यूज़ करेंगे विल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है जी हाँ। लेकिन हाँ एक छोटा सा यूज़ मैं आपको शेल का बता देता हूँ, फिर भी वो ध्यान आपको रखना है। ये शेल को हम तब यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शेल का प्रयोग हम तब करते हैं जब कभी भी हम स्वयं आगे बढ़कर अपनी सेवाएं किसी को प्रदान करना चाहें। व्हेनेवर वी ऑफर आवर सर्विसेज टू समवन, जब हम स्वयं आगे बढ़कर किसी को अपनी सर्विसेज देना चाहेंगे तो वहाँ पर आप शेल का यूज़ कर लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं ये खिड़की खोल रहा हूँ और ये खिड़की मुझसे खुल नहीं पा रही है, तो आप मेरे पास आएंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे? भाई विल आई ओपन द विंडो या शैल आई ओपन द विंडो? अगर आपने कहा विल आई ओपन द विंडो, सर क्या मैं खिड़की खोलूँगा? भाई मुझे क्या पता खिड़की खोलेगा कि नहीं खोलेगा, कुछ ढंग से खाया पिया कर शरीर में कुछ ताकत आएगी तो कभी न कभी ज़रूर खोलेगा है।
अरे तू कह रहा कि मैं क्या विल आई ओपन द विंडो का मैं खिड़की खोलूंगा, तू तो भविष्य की बात कर रहा है, मुझे तो अभी खुलवाना है भैया इसको, है। तो वहाँ पर आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर आप शैल का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे शैल आई ओपन द विंडो, क्योंकि आप स्वयं अपनी सर्विसेज उन्हें ऑफर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी मित्र को जो है पत्र पोस्ट करना है और पोस्ट ऑफिस आपके घर के रास्ते के बीच में है, तो जब आपके घर के रास्ते के बीच में पोस्ट ऑफिस है ही तो अपने सर्विस ऑफर करिए, क्या मैं तेरा पत्र पोस्ट कर दूं, शैल आई पोस्ट योर लेटर। आप जा रहे हैं अपनी नोटबुक को ऑफिस में जमा करने के लिए, आपके पीछे पीछे आपका कोई फ्रेंड भी आ रहा है, जब आप जा ही रहे तो उसको अपनी सर्विस ऑफर करो, क्या मैं तेरी नोटबुक ऑफिस में रख दूं, शैल आई पुट योर नोटबुक इन द ऑफिस। मान लीजिए किसी ने आपके घर में कॉल किया, आपने फोन रिसीव किया, लेकिन वो है आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके भाई से बात करना चाहता है, तो क्या मैं उसको लाइन पर बुला दूं, शैल आई कॉल हिम ऑन द लाइन। ढेर सारे मेहमान आए बैठे हैं, मई जून बड़ी भरी गर्मी का समय है, मम्मी अकेली किचन में खड़ी होकर खाना पकाए जा रही, अरे जाओ और अपनी मम्मी को अपनी सर्विसेज दो, बोलिए मम्मी क्या मैं खाना बना दूं, शैल आई कुक फूड। संडे का दिन है, लेकिन मम्मी के लिए तो क्या संडे क्या मंडे, संडे वाले दिन तो और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, अकेला ढेर लगाई बैठी हैं, वॉशरूम में कपड़े धोए जा रही हैं। अरे जाइए, पूरा जीवन भर तक तो उन्होंने आपको और आपके कपड़ों को धोया ही है, अब थोड़ी सी तो मेहनत कर दो यार, थोड़ा सा तो मदद कर दो, जाइए वॉशरूम में अपनी सर्विसेज ऑफर करिए, मम्मा मैं कपड़े धो दूं क्या, शैल आई वॉश क्लॉथ्स। अच्छा देखो, जब आप मुझसे पूछेंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए तो आपको थोड़ा सा परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन मेरी जगह पर आपका कोई फ्रेंड खिड़की खोलना चाहता है, वो खोल नहीं पा रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे तो उससे आपको परमिशन लेने की थोड़ी ना ज़रूरी है। भाई मेरे साथ तो आपके फॉर्मल रिलेशन हैं, लेकिन उसके साथ आपके इनफॉर्मल रिलेशन हैं, तो जिसके साथ हमारे इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं उससे हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसे तो हम यही कहेंगे, लौट जा मैं खोल देता हूँ, आई शैल ओपन द विंडो। अरे मैं तेरा पत्र पोस्ट, मतलब मेरा कहने का ये है कि जिसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन है तो शैल को लगा दो सब्जेक्ट के बाद। भाई मैं तेरा पत्र पोस्ट कर देता हूं ना यार, आई शैल पोस्ट योर लेटर, मैं रख देता हूं तेरी नोटबुक ऑफिस में, आई शैल पुट योर नोटबुक इन द ऑफिस। मम्मा मैं खाना बना देता हूं ना, आई शैल कुक फूड। भाई मैं उसको बुला देता हूं ना लाइन पर, आई शैल कॉल हिम ऑन लाइन। मम्मा मैं कपड़े धो देता हूं ना, आई शैल वॉश क्लॉथ्स। तो ये रहा आपका विल और शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मुझे लगता है कि अब आप बखूबी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझ गए होंगे, और अभ्यास करने के लिए और अच्छे से आप समझ सकें इसको, उसके लिए मैं ढेर सारी सॉल्व एक्सरसाइजेस भी डाल दूंगा। कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इससे पहले कि एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू किया जाए, आपको ये अच्छे से याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि हैं विल और शैल। हालांकि आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि शैल का जो यूज़ है वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। वर्तमान समय में केवल और केवल विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़, ज़्यादातर लोग शैल का यूज़ करना छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस को देखा जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है वन डे द वर्ल्ड, उसके बाद ब्लैंक है, और वर्ब के तौर पर यहाँ पर हमने आपको दिया है रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब है कि एक दिन निश्चित तौर पर ही पूरा विश्व पीने योग्य पानी से वंचित हो जाएगा। अब देखिएगा, हालातों को देखते हुए हम निश्चित तौर पर ये कह भी सकते हैं, जिस तरीके से नदियों का पानी सूखता चला जा रहा है, नदियाँ विलुप्त होती चली जा रही हैं, बेहद ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पानी का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, पेड़ पौधे जो कि बारिश करवाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, बल्कि पूरे के पूरे जंगलों का ही सफाया किया जा रहा है। तो क्या इन हालातों को देखते हुए हम निश्चित नहीं हो सकते इस बारे में कि आने वाले समय में या एक दिन जो है पूरा विश्व ही पीने योग्य पानी से वंचित हो जाएगा? बिल्कुल हम निश्चित हो सकते हैं, और जब ये वाक्य निश्चितता के इतने करीब है तो यहाँ पर हमें विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वन डे द वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई और उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब है यहाँ पर ईट अ होल पिज्ज़ा बाय माई सेल्फ टुनाइट। अब आपने पहले से ही सोच लिया है कि आज रात को आप पूरा का पूरा पिज्ज़ा अकेले ही खा जाने वाले हैं, तो फिर निश्चितता तो इस वाक्य में भी है, तो यहाँ पर भी हमें विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है और सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई विल ईट अ होल पिज्ज़ा बाय माई सेल्फ टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई और उसके बाद ब्लैंक है, वर्ब है यहाँ पर अटेंड द मीटिंग टुमारो।
अब देखिएगा, मीटिंग कोई ऐसा शब्द तो है नहीं कि आप घर से निकले और जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ पर मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों को अपने आप ही सपना आ जाएगा कि आज आप मीटिंग लेने वाले हैं। भाई मीटिंग तो एक ऐसा शब्द होता है जो पूर्व निर्धारित होता है, उसका समय भी निर्धारित होता है, जगह भी निर्धारित होती है, जिन जिन लोगों को मीटिंग में हिस्सा लेना है वे भी पूर्व सूचित होते हैं। तो ये वाक्य भी निश्चितता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा होगा यहाँ आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है वी और ब्लैंक है, वर्ब है यहाँ पर ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपको शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो ही जाएंगे निश्चित तौर पर। ऐसा पक्का तो नहीं कहा जा सकता ना, आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन हो ही जाएंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं ये भी ज़रूर कह देना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप विल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे तो विल को शेल की तुलना में किसी मायने में कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, विल भी सही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने की सलाह दूंगा। तो वाक्य हमारा जो हो जाएगा वी शैल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी, उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब है यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन जनवरी। अब देखिए यहाँ पर एक समय का नाम दिया गया है जनवरी, ये महीने का नाम है। अब महीने का नाम है तो निश्चितता को तो ये भी दर्शाता है ना भाई। देखो इसका मतलब ये है, अगर कोई महीने का नाम बता रहा है तो ही और शी हैज़ कलेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ द इक्विपमेंट सोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इनटू दैट पार्टिकुलर बिजनेस। उस व्यवसाय को शुरू करने में प्रायोगिक सारे साधन और संसाधन जुटाए जा चुके हैं, ज़रूरत है तो केवल और केवल उसे शुरू करने की है। तो यहाँ पर भी हम जो प्रयोग करेंगे वो विल हेल्पिंग वर्ब का ही करेंगे और वाक्य हमारा हो जाएगा शी विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे और उसके बाद ब्लैंक है फिनिश द प्रोजेक्ट सून, बेहद जल्दी वे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। वह यहाँ पर भी हमको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और अगर किताबी ज्ञान के हिसाब से भी देखा जाए तो चूंकि किताबों में आपने यही पढ़ा होगा कि ही शी इट दे नेम के साथ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट सून। नेक्स्ट सेंटेंस है शी और उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब है यहाँ पर गेट अ प्रमोशन, उसे पदोन्नति मिलेगी या मिल जाएगी। अब चूंकि वो तो प्रशासनिक तरीके होते हैं, एक प्रक्रिया होती है, जब आप उस चीज़ के लिए पात्र होते हैं तभी तो आपको पदोन्नति मिलती है ना। और जब आप पात्रता को प्राप्त कर चुके हैं तो ये भी निश्चित तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी हमको विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए और सेंटेंस हमारा बनेगा शी विल गेट अ प्रमोशन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी और उसके बाद ब्लैंक है, वर्ब है यहाँ पर हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसको बच्चा होगा। अब अगले महीने बच्चा होगा, बच्चा होने की प्रक्रिया कोई ऐसी तो है नहीं कि आज आपने सोचा कल बच्चा कर लेंगे और कल बच्चा हो जाएगा। भाई ये तो एक प्रोसेस है और इसमें एक समय लगता है। इंसानों को बच्चे को जन्म देने में जो प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर उस समय तक पहुंचते हैं, उस क्रिया तक पहुंचते उसको अंजाम देते हैं तो कम से कम 9 महीने का तो समय है ही। और प्री मैच्योर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 7-8 महीने तो कम से कम चाहिए, लेकिन चाहिए तो वास्तव में 9 महीने ही है ना भाई। उसमें सिम्टम्स होंगे, उसे तो पता ही है कि वो माँ बन जाएगी अगले महीने, उसके हस्बैंड को पता है, उसके परिवार वालों को पता है। तो क्या इसकी निश्चितता में कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी हम विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे और सेंटेंस हमारा बनेगा शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है आई और उसके बाद ब्लैंक है और वर्ब के तौर पर यहाँ पर दिया गया है लॉन्च माय न्यू प्रोडक्ट सून। यहाँ पर हमें शैल का प्रयोग करना चाहिए, हालांकि विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि आप कितना डिटरमाइंड हैं, कितने मजबूती के साथ आपने निर्धारित कर लिया है ये तो खैर आप ही जाने। तो यहाँ पर आई शैल भी सही रहेगा और आई विल भी सही रहेगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा आई शैल या आई विल लॉन्च माय न्यू प्रोडक्ट सून। और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये है आई और ब्लैंक है और वर्ब है यहाँ पर चैलेंज द रिसर्च वर्क्स ऑफ रुथ ओजेकी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चैलेंज एक ऐसा वर्ड है जो कि बिल्कुल बेहद ही ज़्यादा
निर्धारित आप कर लेते हैं तभी तो चैलेंज का यूज़ किया जाता है ना। तो चैलेंज वर्ड के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल और केवल विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई विल, मतलब मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं उसको चुनौती दूंगा ही दूंगा। तो ये हो जाएगा आई विल चैलेंज द रिसर्च वर्क्स ऑफ रूथ ओजेकी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह है वी और ब्लैंक और वर्ब के तौर पर यहाँ पर दिया गया श्योरली विन। वास्तव में वर्ब तो यहाँ पर विन है, लेकिन श्योरली जो वर्ड है वो आपकी निश्चितता को दर्शाता है कि आपने ठान लिया है कि आप इस मैच को जीतेंगे ही जीतेंगे। वाक्य है वी आर ब्लैंक श्योरली विन द मैच। तो यहाँ पर विल का ही आपको यूज़ करना चाहिए और सेंटेंस हो जाएगा हमारा वी विल श्योरली विन द मैच। श्योरली वर्ड का अगर यूज़ किया गया है तो फिर उसके साथ केवल और केवल विल हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गॉड विलिंग वी आर ब्लैंक मीट अगेन। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। अब यहाँ पर तो आप पक्का नहीं कह पाएंगे कि आप मिलेंगे ही मिलेंगे, भाई कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं या भविष्य के बारे में कौन जाने कि ऐसा होने ही वाला है। तो यहाँ पर हम पक्का नहीं कह पाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए शैल। तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वह हो जाएगा गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई और ब्लैंक नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव अक्यूज्ड मी ऑफ। आपने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। यह बात तो बेहद ज़्यादा निश्चितता को दर्शाता है। आपने दिमाग में छाप लिया है कि आप उसके द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम को कभी भविष्य में भूलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हम जो है विल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे और वर्ब चूँकि यहाँ पर फॉरगेट है तो फर्स्ट फॉर्म में ही वो रहती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस हमारा रहेगा आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव अक्यूज्ड मी ऑफ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी खास स्टेटमेंट बताता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और वो ये है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक्शन या क्रिया के बारे में बताने के लिए जिसमें इफ़, अनलेस, अनटिल, व्हेन आदि से बने एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा हो, और वहाँ पर मेन क्लॉज को जो हम रखेंगे ना तो वो रखेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी ये ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम उसे केवल और केवल विल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बताएंगे। ये आपको याद रखना है। उसके कुछ सेंटेंसेस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस को देखते हैं, ये है आपका until you reach the examination center in time you will not take exam। जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले, इन टाइम मतलब समय से पहले, और ऑन टाइम मतलब बिल्कुल सही समय पर, तो अगर आप समय से पहले नहीं पहुंचेंगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और सच भी है, अगर परीक्षा का समय जो है वो 9 to 12 है तो रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock होता है या 8:30 होता है, क्योंकि भाई उनको दूसरे भी तो काम करना है ना, शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका सीटिंग प्लान को अंजाम देना है। जो एग्ज़ाम टाइम में ही वो इन कामों को करेंगे तो फिर आप ही के एग्ज़ाम टाइम को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ही का नुकसान है। तो इसलिए वहाँ पर हम जो है विल के साथ मेन क्लॉज को बताएंगे। तो सेंटेंस हमारा रहेगा until you reach the examination center in time you will not take exam। एक और वाक्य देखते हैं और वह है if he participates in conversation regularly he will speak English fluently। अगर वह कॉन्वर्सेशन क्लास में नियमित रूप से हिस्सा लेता है तो वह निश्चित रूप से धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलेगा। बोलेगा कब? जब वो कॉन्वर्सेशन क्लास में नियमित रूप से हिस्सा लेगा तो बोलेगा। अब एक और वाक्य देखते हैं, अनलेस यू मेंड योर बिहेवियर यू विल नॉट गेट प्रमोशन। जब तक आप अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेंगे आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी। मतलब पदोन्नति मिलने की कंडीशन है कि आपको अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। तो यहाँ पर भी हम मुख्य क्रिया जो है पदोन्नति उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे।
तो ये रही कुछ एक्सरसाइजेज जिन्हें हमने सॉल्व किया। आप भी प्रैक्टिस करें, ढेर सारे प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है तो कॉल करिएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। सो गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड दिस इज हरिंदर सिंह, विशेस यू वेरी 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 मच ब्राइट फ्यूचर।